नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं राहु केतु राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 12 अप्रैल 2022 प्रातः 8:32 पर राहु और केतु अपनी वर्तमान क्रमशः वृषभ और वृश्चिक राशि को छोड़कर मेष और तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए राहु और केतु का यह गोचर किस तरह का प्रभाव लेकर के आ रहा है, इस गोचर से आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर हमारी बृहद चर्चा जारी है। शनिवत राहु, ज्योतिषशास्त्र कहता है कि राहु शनिवत है। तो शनि कैसे हैं? तो शनि है काल पुरुष का दुख, विषाद, और उन्हीं के समान फल देने वाले राहु। राहु का गोचर केतु के साथ ही जोड़कर देखा जाएगा। राहु और केतु के प्रभाव को अलग अलग नहीं देखा जाता। मैंने अपने कार्यक्रमों में कई बार इस बात की चर्चा की कि राहु जहां कष्ट प्रदान करते हैं, केतु उन्हीं जगहों से सुरक्षा का साधन तैयार करते हैं, वहीं से सुरक्षित आपको करने का प्रयत्न करते हैं। राहु और केतु में अगर देखें तो केतु सर्वाधिक शुभ ग्रह है, परंतु राहु के सामने होने के कारण राहु और केतु दोनों की गणना पाप ग्रह में ही होती है। प्रिय दर्शकों, कल हमारी चर्चा मेष, वृषभ और मिथुन, इन 3 लग्न और राशि के जातकों के लिए हमने चर्चा की। हमारी चर्चा पूर्ण हो चुकी है। आज हम चर्चा करेंगे कर्क, सिंह और कन्या। इन 3 लग्न और राशि के जातकों के लिए राहु और केतु का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, क्या कुछ होने वाला है आपके जीवन काल में। यहां मैं एक बात आपको बता दूं कि गोचर, जब भी ग्रहों का गोचर होता है, उसमें कई बार आपके लिए अच्छी बातें भी निकल करके आती हैं और कई बार बहुत बुरी बातें भी, यानी ऐसा निकल कर लगता है कि बहुत कष्ट होने वाला है। मैं दोनों ही परिस्थितियों में आपको 2 ही बातें समझा सकता हूं। कष्ट की स्थिति सुनने को मिल रही है तो बहुत दुखी होने की आवश्यकता नहीं, और बहुत अच्छी बातें सुनने को मिल रही है तो यह भी बहुत खुश होने वाली बात नहीं, क्योंकि गोचर मौसम की तरह है। आपकी वर्तमान परिस्थितियों से गोचर बहुत हद तक संबंधित है। अगर आपकी वर्तमान परिस्थितियां आपकी जन्म कुंडली में हर तरह से ठीक चल रही है, कोई मारक अथवा अकारक दशा नहीं चल रही है, जिस ग्रह की चर्चा हम कर रहे हैं वो ग्रह भी आपकी जन्म कुंडली में किसी अच्छे भाव में बैठे हैं, तो गोचर की बहुत बुरी स्थिति से भी आपको बहुत ज्यादा भयाक्रांत होने की आवश्यकता नहीं। यह बुरी स्थिति बहुत मामूली स्तर से आपको प्रभावित करेगी। अब वहीं हम अच्छे की बात कर रहे हैं, आपके लिए केवल और केवल अच्छा बताया जा रहा है, परंतु आपकी जन्म कुंडली में वर्तमान समय में कोई मारक दशा चल रही है, कोई अकारक दशा चल रही है। जिस ग्रह की चर्चा हम कर रहे हैं वो ग्रह आपकी कुंडली में बहुत बुरी परिस्थिति में है, तो हम लाख अच्छा कहें, ये गोचर कोई विशेष शुभ फल आपको नहीं दे सकेगा। ये अलग बात है, आपको हानि भी नहीं होगी, परंतु कोई विशेष शुभ फल भी प्राप्त नहीं होगा। अर्थात गोचर को समझना है तो जन्म कुंडली को अवश्य देखिए, जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियों को समझिए, और जिस ग्रह की चर्चा चल रही है उसकी तो विशेष रूप से स्थिति को भली भांति आपको समझ लेना होगा। अब जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा, लग्न और राशि। प्रिय दर्शकों, आमतौर पर जब भी मैं राशिफल बताता हूं, वो होना तो यही चाहिए कि मैं आपको कहूं कि लग्न और राशि आप दोनों से देखिए, क्योंकि 50% प्रभाव लग्न का और 50% प्रभाव व्यक्ति पर राशि का होता है, तो दोनों से ही देखना चाहिए। अगर लग्न और राशि दोनों के समीकरण को समझ रहे हैं आप, लग्न का राशिफल मैंने अच्छा बताया परंतु राशि का राशिफल मैंने अच्छा नहीं बताया, तो ये सम प्रभाव देने वाला हो जाएगा। अच्छा और बुरा दोनों मिलजुल करके बराबर हो जाएगा। दोनों में अगर मैंने खराब कह दिया तो यह फिर राशि का ये जो समय होगा 18 महीने का कष्टप्रद होगा। लेकिन एक अच्छा, दोनों एक अच्छा और दूसरा भी अच्छा है, तो यह गोचर बहुत अच्छा आपके लिए कहा जाएगा। राहु 30 अक्टूबर 2023, 18 महीने का इनका गोचर होता है राहु केतु का। ये संचरण करेंगे अब क्रमशः मेष और तुला राशि में। प्रिय दर्शकों, राहु और केतु कोई स्वतंत्र ग्रह होते हुए भी ये कोई ग्रह दिखाई पड़ने वाले ग्रह नहीं हैं। ये एक स्थान मात्र का नाम है।
खैर, हम इन विषयों पर अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाएंगे, हम सीधे चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर, राशिफल की ओर। 3 लग्न और राशियों की चर्चा के पश्चात आज हमारी जो चर्चा है, प्रथम जो प्रारंभ होगी वो कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए होगी। कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए राहु और केतु का यह गोचर कैसा परिणाम लेकर के आ रहा है, क्या प्रभाव देगा। मैं यहां बता दूं कि कर्क लग्न और राशि में, राशि की अगर हम चर्चा करें, कर्क राशि के जातकों को अभी शनि के परिवर्तन से ही, हालांकि यह परिवर्तन बदल जाएगा और जनवरी में जाकर के असर प्रारंभ होगा, आपको शनि की ढैया लगने जा रही है। अब राहु और केतु की बात करें तो ये क्रमशः आपके 10म और चतुर्थ भाव से संबंध बनाएंगे। ये आपके लिए कारक नहीं है, परंतु गोचर में कारक अकारक की ज्यादा विशेषता नहीं देखी जाती, भाव से प्रधानता यहां देखी जाती, भाव प्रधान होता है यह गोचर। 10म भाव में राहु का गोचर बहुत श्रेष्ठ माना गया है, बहुत बढ़िया माना गया है। निसंदेह घर परिवार से संबंधित थोड़ी परेशानी, कलह की स्थिति उत्पन्न जरूर होती है, लेकिन 10म में राहु का गोचर बहुत बढ़िया माना गया है। कार्य क्षेत्र में, आपके पद प्रतिष्ठा में ये वृद्धि का ही संकेत लेकर के आता है। लेकिन चूंकि गोचर में राहु 10म में गोचर करेंगे तो कुछ मामलों में परेशानी भी लाएंगे। अब वो क्या होता है, हो सकता है आपके द्वारा किए गए कुछ कार्यों से समाज में आपकी छवि भी थोड़ी धूमिल हो, यानी हो सकता है आपके यश पद मान में थोड़ी कमी आए, यश में थोड़ी कमी आए। लेकिन क्योंकि राहु का 10म से संबंध होना आपके लिए कई मामलों में बेहद शुभ फल प्रदायक बन जाता है। आर्थिक क्षेत्र से यह गोचर आपको फायदा दिलाता है। कार्य क्षेत्र में भी आपके काम, जो काम बहुत दिनों से रुके हों, आप मान लीजिए कर्क लग्न अथवा राशि के हैं, नौकरी से रिटायर हो गए हैं, आपका पेंशन रुका हुआ है, नौकरी में रहते ही आपके ऊपर कोई समस्या खड़ी हो गई थी, कोई कानूनी समस्या आ गई थी, उससे मुक्ति नहीं मिल रही थी, वो मिलेगी। कोई भी कानूनी कार्य कोई भी सरकारी काम आपका रुका हुआ था, वो काम बनेगा। नौकरी में किसी बड़े परिवर्तन के लिए बहुत दिनों से आप निरंतर प्रयत्नशील थे, वो काम अब आपका बनेगा। आप विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील थे, समझ लीजिए इस अवधि के दौरान आपका काम बनने वाला है। आय के विविध स्रोत आपको प्राप्त होंगे। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप इस गोचर काल के दौरान हर तरह का जुगाड़, जिसे शॉर्टकट कहते हैं, इस्तेमाल करेंगे। हालांकि याद रखिएगा, सतर्कता और सावधानी जरूरी है, क्योंकि हो सकता है शॉर्टकट से आपको शीघ्र ही लाभ मिल जाए, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं आप किसी परेशानी में पड़ेंगे। इस गोचर से कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होंगी, जैसे पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, माता के सेहत में परेशानी, उनको जोड़ों में दर्द से संबंधित परेशानी होने लगना, घर में कलह का वातावरण होने लगना, कार्यस्थल पर आपके शत्रुओं की संख्या का बढ़ने लगना। हालांकि कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी मानसिक रूप से तो आपको प्रभावित होना ही पड़ेगा। अब मान लिया जाए कि कार्यक्षेत्र में रोज आपके लिए कोई ना कोई शत्रु खड़ा हो रहा है, आपके खिलाफ हथकंडा अपना रहा है, आपके खिलाफ कोई चुगली कर रहा है, तो क्या इसका असर आपके परिवार पर, आपके कार्य पर नहीं दिखाई पड़ेगा? बिल्कुल दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले तो इस गोचर काल के दौरान, चूंकि जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा कि आपको वर्तमान समय में, आने वाले समय में ढैया भी लगने वाली है। राहु केतु के परिवर्तन से आपके जीवन में व्यस्तता आएगी, कार्य क्षेत्र में काम बढ़ेगा, बहुत से काम आपके हाथ आ जाएंगे, बहुत सारा काम आपको करना भी पड़ेगा। लेकिन अपने लिए नियमित समय निकालना, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, मानसिक रूप से अपने आप को जितना हो सके सचेत और सतर्क करिए, ताकि आप इस गोचर का भली भांति लाभ उठा सके। देखिए, केतु आपकी राशि से चतुर्थ में गोचर करेंगे। चौथा भाव किस चीज का है? तो आपके सुखों का है, आपके माता का है, आपके मित्रों का है, आपके शत्रुओं, आपके समाज का, जनता का, आपके नौकरों का है, आपके सुखों का है। केतु की दृष्टि पड़ेगी अष्टम पर, केतु की दृष्टि पड़ेगी कर्म पर, जहां राहु है, और केतु की दृष्टि व्यय पर। विदेश गमन के लिए अगर आप प्रयत्नशील हैं तो आपको सफलता मिलेगी। बहुत दिनों से कहीं पैसा फंसा हुआ था तो आकस्मिक धन लाभ की संभावना भी बनने वाली है। राहु की दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर, पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद होने की प्रबल संभावना होगी। पैतृक संपत्ति जो बहुत दिनों से आप चाह रहे थे कि बातचीत हो जाए, बंटवारा हो जाए, वो काम अब हो सकेगा। तो वहीं आपके शत्रु भी इस गोचर काल के दौरान बहुत बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में प्रबल रूप से वो खड़े हो जाएंगे। इस गोचर काल के दौरान ऋण इत्यादि से मुक्ति के लिए भी आप प्रयत्न कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, धन आएगा और धन मिलेगा भी आपके हाथ। उस धन के इस्तेमाल से आप रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों से मुक्ति का रास्ता बना सकते हैं। अब इन दोनों भावों की चर्चा करते हैं। कर्म भाव में राहु के होने के कारण आपकी राशि से और आपके लग्न से
कार्य क्षेत्र में जितने भी आपके जरूरी काम थे जो किसी न किसी कारण से बाधित हो रहे थे, नहीं बन पा रहे थे, अथवा आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल पर्सन हैं लेकिन किसी न किसी कारण से जातिगत दुश्मनी के कारण अगर आपका प्रमोशन रोका जा रहा था, तो समझ लीजिए अब आपको मार्ग मिल जाएगा, कोई ना कोई ऐसा मसीहा आपको मिल जाएगा जो आपके प्रमोशन का कार्य करा देगा। यहां पर आपकी जय है। राहु के दशम में होने के कारण सरकार से, जनता से, हर जगह से लाभ आपको मिलता है, परंतु यही जनता से धोखा और मित्रों से भी धोखे की स्थिति बनती है, तो बहुत ज्यादा सचेत भी रहना होगा। विश्वास तो सब पर दिखाइए, पर करने से पहले विचार करिए। ये सबको प्रतीत कराइए कि आप सब पर भरोसा करते हैं, लेकिन ये बात समझने की है, करना नहीं है। कहीं ना कहीं उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे, कोई गुप्त बात अपनी शेयर कर दिए तो मुसीबत में भी पड़ जाएंगे। ये जो चौथा भाव है, आप जानते हैं आपकी माँ का घर है, आपके सुखों का घर है, यहाँ केतु और राहु के संबंध से थोड़ा सा घर में गृह कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब ये क्यों होगी? देखिए, जब इंसान अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा तल्लीन हो जाए, ये न केना प्रकारेण उसको केवल और केवल काम ही सूझ रहा हो, केवल और केवल सफलता ही दिखाई पड़ रही हो, तो हो सकता है इसमें कई बार घर उसका पीछे छूट जाता है। तो या तो घर पर वो ध्यान नहीं दे पाता, और देता है तो फिर घर में कलह शुरू हो जाती है, तो गृह कलह की संभावना बनती है। कोई भी अचल संपत्ति जैसे जमीन या घर इत्यादि खरीद रहे हैं, तो ये सबसे पहले देख लीजिएगा कि उसमें कोई विवाद ना हो। विवादित प्रॉपर्टी से कोसों दूर रहना है, नहीं तो अगर आप लिए तो फिर जाना पड़ेगा कोर्ट के शरण में या अपना पैसा बर्बाद करना पड़ेगा। तो विवादित प्रॉपर्टी से आपको पूरी तरह दूरी बना करके रखनी है, बस। इसके अलावा चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। अब मैं आपको एक लाइन में अगर समझाऊं तो कर्क लग्न और राशि के जातकों के लिए राहु का और केतु का यह गोचर अत्यंत शुभ फल प्रदायक है। मामूली सावधानियों की आवश्यकता है। शनि की ढैया जब लगेगी तो हनुमान जी के शरण में रहिएगा। बाकी राहु केतु जन्य पीड़ा अगर कहीं थोड़ी बहुत भी आपको होती हो या आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में न हो, तो इनसे मुक्ति हेतु मैं उपाय जब मीन राशि की चर्चा करूंगा उस समय आपको बताऊंगा, यानी आज से ठीक 2 दिन के बाद। बाकी तब तक आप और अपना राशि फल देखिए, बाकी कार्यक्रम देखिए। जब मैं मीन की चर्चा करूंगा तो आपके लिए भी कुछ उपाय बता दूंगा। सिंह राशि 12 अप्रैल 2022। राहु और केतु अपनी वर्तमान वृषभ और वृश्चिक राशि को छोड़कर क्रमशः मेष और तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। राहु और केतु का यह गोचर देखा जाए तो आपकी राशि से नवम और क्रमशः तृतीय भाव में होने जा रहा है। 9वां भाव ये धर्म का भाव है, ये भाग्य का भाव है, ये आपके पिता से सुखों का भाव है। अब राहु और केतु धर्म के कारक ग्रह नहीं है, फलस्वरूप धर्म भाव में इनकी उपस्थिति धार्मिक दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं कही जाएगी, यहां पर तो प्रतिकूल है। लेकिन अगर भाग्य के मामले में देखा जाए तो मैं समझता हूं कि भौतिक युग में राहु और केतु का नवम में गोचर करना आपको आशा से कहीं बढ़कर फल देने वाला है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सांसारिक रूप से, भौतिक रूप से देखें तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। धन लेन देन के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से यह गोचर आपको अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देगा। व्यापारियों को व्यापार में इस अवधि में विशेष लाभ मिलने वाला है। इस गोचर काल के दौरान आप थोड़ी धार्मिक कृत्य अगर थोड़ा कर लें, तीर्थ यात्रा इत्यादि करें, किसी नदी इत्यादि में जाकर के स्नान करें, तो राहु और केतु जन्य अगर थोड़ी बहुत पीड़ा आपको मिल रही हो तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना होगा। पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आने की संभावना है, अतः उनके स्वास्थ्य का अच्छे से देखभाल करिए। पिता के साथ संबंध बिगड़े न, इस बात का आपको ख्याल रखना है। और यात्रा इत्यादि पर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। मैं बता दूं कि मैं यह चर्चा सिंह लग्न और सिंह राशि दोनों के लिए कर रहा हूं। अगर आप सिंह लग्न अथवा सिंह राशि के हैं तो यह गोचर आपके लिए है। सबसे पहले यह जानिए कि गोचर को समझना है तो आपको अपनी जन्म कुंडली को, आपकी जन्म कुंडली की स्थिति को भली भांति जान लेना होगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में वर्तमान समय में ग्रह स्थिति आपके पक्ष में है तब तो यह गोचर, और साथ ही साथ राहु और केतु किसी अच्छे भाव से संबंध बनाए हुए हैं,
तो कहना नहीं कि यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ शुभ फल प्रदायक है। नवम भाव, ये धर्म है, ये भाग्य है। ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि पापग्रह जैसे राहु शनि इत्यादि जब जन्म कुंडली में केंद्र अथवा त्रिकोण से संबंध बनाते हैं तो इस भाव से संबंधित प्रभावों को थोड़ा कम कर देते हैं। इस भाव के मूल प्रभाव को, ध्यान से सुनिए, इस भाव के मूल प्रभाव को कम कर देते हैं और अपने आप को शुभ कर लेते हैं, और अपने आप को शुभ करके फिर अपना श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। अब इस भाव का मूल प्रभाव है क्या? तो ये भाग्य धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है। तो सवाल उठता है कि भाग्य का प्रभाव ये कम कर देंगे? ये असल में देखा जाए तो मूलतः भाग्य को नहीं, धर्म को कम कर देंगे। ऐसा क्यों? भाग्य को कम क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आज के इस परिवेश में भाग्य अगर देखा जाए तो निसंदेह ये भाग्य को ही कम करेंगे। क्योंकि भाग्य बनता कैसे है? भाग्य बनता है आपके प्रारब्ध, आपके कर्म से। और कर्म कौन सा है? तो मैं सदैव कहा करता हूं, कर्म वो है जो शास्त्र विहित हो। राहु और केतु शास्त्र विहित नहीं करने देंगे आपको। उचित या अनुचित किसी भी मार्ग पर चलो, ये न केन प्रकारेण केवल और केवल अपना हित करो, ये उसी बात के लिए उकसाएंगे। हां, इन भावों से संबंधित जो रिश्ते जुड़ते हैं उसमें भी थोड़ी कमी आ जाती है। अब सबसे पहले तो जरा देखिए, राहु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके व्यक्तित्व पर। यह लग्न और राशि दोनों के लिए है। राहु की दृष्टि आपके पराक्रम पर और राहु की दृष्टि आपके संतान पर पड़ेगी। अब जब इंसान ये न केन प्रकारेण धन अर्जित करने के पीछे जाए तो सबसे पहली हानि कहां होती है? तो सबसे पहली हानि होती है आत्मा जायते इति पुत्र, संतति को। यानी आप अगर कुछ बुरा करेंगे तो उसका प्रभाव आपके बच्चों को देखना पड़ेगा। अगर आपके घर में आपके छोटे बच्चे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, तो उनकी शिक्षा बाधित होगी। अगर आप स्वयं विद्यार्थी हैं तो संभव है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपका मन कम लगे, जी उचाट हो और आपका मन करे ये न केन प्रकारेण कम मेहनत में ज्यादा सफलता हासिल कर लेना, यानी शॉर्टकट के पीछे आप भागते दिखाई पड़ेंगे। फिर अच्छा कहां है? अच्छा है पैसा आएगा, अच्छा है बहुत दिनों से जो रुका हुआ काम था वो बनेगा। अच्छा यह है कि आपकी जुगाड़ू प्रवृत्ति, आपकी बुद्धिमानी, आपके अथक परिश्रम से हर उस क्षेत्र में सफलता मिलेगी जहां से धन आए, जहां से भौतिक सुख आए, गाड़ी बंगला आए, वो सब कुछ होगा। आध्यात्मिक उन्नति तो नहीं होगी, परंतु भौतिक उन्नति के मामले में, सांसारिक क्षेत्र की जो उन्नति है उस मामले में यह राहु अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक है। अब चूंकि राहु की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर है, व्यक्तित्व पर होने के कारण, वैसे तो मैं सिंह लग्न और राशि के जातकों को सदैव कहा करता हूं कि इनसे ज्यादा अनुशासित कोई नहीं, लेकिन आपके व्यक्तित्व पर इनकी दृष्टि पड़ने के कारण हो सकता है कि आप भी क्या सही और क्या गलत इसके भेद को भूलकर केवल किसमें मेरा हित है, किसमें मेरा लाभ है, यही सोचेंगे। सबसे पहले अगर हम बात नौकरी पेशा लोगों की करें तो नौकरी पेशा लोगों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। इस गोचर काल के दौरान कार्यक्षेत्र में आपको उन्नति मिलने वाली है, सफलता मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन के साथ यात्रा की भी संभावना है। व्यापारी वर्ग के लिए भी यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। व्यापार में सफलता, नए व्यापार का विकास, नए व्यापार के रास्ते बनेंगे और व्यापार में किसी भी तरह की कोई अड़चन, कोई लाइसेंस वगैरह लेने में कोई दिक्कत आपको आ रही थी, वो सारा काम बनेगा। शराब है राहु, शराब का ठेका लेना चाहते हो, लाइसेंस लेना चाहते हो, टेंडर भरते हैं नहीं मिलता, अब मिल जाएगा, यहां भाग्य आपका साथ दे देगा। यानी कहने का तात्पर्य आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, आत्म उत्थान जो होता है वो नहीं होगा, लेकिन बाकी मामलों में धर्म जाए पर धन आए। हां, तो धर्म जाएगा, धन आएगा जरूर। केतु ये सेविंग है, सेव करते हैं, राहु जन्य जो समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में थोड़ी परेशानी संभव है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको आपके ख्याल रखना होगा। अब चूंकि मैंने जैसा कहा कि धर्म जाए पर धन आए, तो केतु वो काम करेंगे, धनागमन के नए रास्ते आपके जीवन काल में बनाएंगे, धनागमन के खूब रास्ते बनाएंगे। धन तो आएगा ही आएगा, और धन आगमन से जो भी आपकी चाहत है, जो भी सुख आप चाहते थे, जो भी कल्पना थी, जो भी आपने सपने देखे थे, समझ लीजिए वो सभी सपने आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कमी कहां है?
क्या इसको हम और अच्छा बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए, ग्रह का अपना प्रभाव है, उससे कोई बच नहीं सकता, न आप न कोई और, सबको भोगना है। अब अगर ये आपसे यही कराना चाहते हैं तो आपको करना वही पड़ेगा जो ग्रह चाह रहा है। लेकिन प्रकृति ने इंसान को विवेक दिया है, इंसान अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। आपको प्रयत्न करके इस गोचर काल के दौरान धार्मिक कृत्य करना चाहिए, आपको प्रयत्न करके तीर्थादि में जाकर के दर्शन करना, स्नान करना, ऐसा करना चाहिए। आपको प्रयत्न करके अपनी इनकम का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों पर खर्च करना चाहिए। इससे क्या होगा कि राहु और केतु जिनका काम ही है भ्रम पैदा करना, हमेशा याद रखिए, अगर यह ग्रह धर्म भाव में बैठकर धर्म से आपको च्युत करके लाभ दे रहा है तो याद रखिए ये लाभ नहीं, असल में हानि की शुरुआत है। यहां जो मिलेगा इसकी भरपाई कहीं ना कहीं तो होगी, कभी ना कभी तो होगी। सो अगर आप साथ ही साथ अपने आप को सुरक्षित करते चलें, गलत कार्य, गलत खान पान, इनसे अगर आप बच जाए तो न तो आपके संतति को नुकसान होगा, न आपके स्वास्थ्य को कोई नुकसान होगा, न समाज में आपकी बदनामी होगी, न रिश्ते नाते कहीं टूटने वाले हैं, न जीवन साथी को आपके कष्ट होगा, न आय पर रोक लगेगी। थोड़ा सा परिवर्तन और फिर रास्ता ही रास्ता। सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर उत्तम है, उत्तम है। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है, सो पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। विद्यार्थी वर्ग का मन थोड़ा भटकेगा और जैसा मैंने कहा, आपकी इच्छा जागृत होगी कि थोड़े से प्रयत्न से लाभ अधिक से अधिक कैसे हो जाए, यानी शॉर्टकट की ओर आप भागेंगे। विद्यार्थियों के लिए शॉर्टकट जैसा कोई चीज होता ही नहीं है। अगर आप विद्यार्थी शॉर्टकट की ओर जाए तो सीधी सी बात है, ये उसके असफलता की सूचना है। तो आपको इससे बचना चाहिए। खान पान पर अधिक से अधिक नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि राहु का संबंध आपके पेट से बना हुआ है, आपके व्यक्तित्व से बना हुआ है। सो जितना ज़्यादा गरिष्ठ मांसाहार, मद्यपान, मसालेदार भोजनों की ओर आप जाएंगे, आपको ये पेट का रोगी बनाते चले जाएंगे। तो आपको इससे बच जाना है। बस इन मामूली चीज़ों का आप ध्यान रख लीजिए। यात्रा इत्यादि करना है, आप कर सकते हैं। नवम भाव से यात्रा का भी विचार होता है, सो यात्रा कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है, सो यात्रा भी करिए। कुल मिलाकर के थोड़ी सावधानी, सन्मार्ग पर थोड़ा चलना और फिर राहु केतु के इस गोचर का भरपूर लाभ उठाना, अभी भी और आने वाले समय में भी। अगर नहीं करते हैं तब भी आपको भरपूर लाभ मिलेगा, अभी मिलेगा, बाद में कष्ट होगा। तो आपके ऊपर है, सही निर्णय लीजिए। राहु केतु के इस गोचर से खूब लाभ उठाइए। उपाय आखिरी जब मीन राशि की चर्चा करूंगा तब बता दूंगा। कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए राहु और केतु का यह गोचर क्रमशः द्वितीय और अष्टम भाव में होने जा रहा है। 12 अप्रैल 2022 को प्रातः 8:32 पर राहु और केतु परिवर्तित हो जाएंगे। आपके लिए यह गोचर क्रमशः अष्टम भाव में होने जा रहा है, और अष्टम भाव ये आयु का भाव है, मृत्यु का भाव है। देखिए, पाप ग्रह का त्रिक भाव में होना कोई विशेष परेशानी की बात तो नहीं है, लेकिन गोचर में अष्टम भाव से जब राहु केतु का संबंध होता है, ऐसा नहीं है कि यहां सब खराब होगा, परंतु जब अष्टम से ये संबंध बनाते हैं तो ये नाना प्रकार की परेशानियों को जन्म दिला देते हैं, जैसे दुर्घटना, जैसे गुप्त रोग, जैसे नशे की लत का लगना, दुर्घटना में अंग भंग होना या किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाना। यानी कुल मिलाकर के आपके आयु को कम करने की स्थिति भी यहां से उत्पन्न की जा सकती है या की जाती है। अब जाहिर सी बात है कि जब इन क्षेत्रों से संबंधित परेशानी आएगी तो इसका सीधा प्रभाव कहां पड़ेगा? आपके अर्थ पर। यानी आर्थिक रूप से यह गोचर कहीं ना कहीं परेशानी लाएगा, आय में कमी होगी और व्यय बढ़ेगा। जब आप अस्वस्थ होंगे तो आय होगा कहां से? आय तो नहीं होगा, लेकिन अस्वस्थ होंगे तो व्यय तो होगा। अनावश्यक चीजों पर धन व्यय हो जाएगा। अब जब आपका धन व्यय होगा तो सीधी सी बात है, आपकी गलतियों के कारण जब होगा तो परिवार के अन्य सदस्यों का आपके प्रति रूखा व्यवहार होगा, जो आपको तनाव देगा। तनाव क्यों आपके ऊपर जब हावी होगा तो आपको भीतर ही भीतर तरह तरह के रोग ग्रसित करेंगे, स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा।
अब जब इंसान का ये सब कुछ खराब होता है तो उसकी वाणी कड़वी हो जाती है, वो कड़वा बोलने लगता है, वो सबका विरोध करने लगता है, वो सब उसको शत्रु अपना दिखाई पड़ने लगते हैं। और जब उसको सब अपना शत्रु दिखाई पड़ने लगे तो जाहिर सी बात है वो जो उससे मिले या जिससे वो मिले उसके साथ वो अभद्रतापूर्ण व्यवहार करता है, और इस अभद्रतापूर्ण व्यवहार के चलते लोग उसके शत्रु हो जाते हैं, समाज में उसका मान सम्मान कम हो जाता है। यानी क्या देखा आपने, सब एक चेन से जुड़ा हुआ है। एक चेन खराब हुआ, एक कड़ी टूटी, सब कड़ियां बिखर जाएंगी। एक जुड़ी रही, एक ठीक रहा तो सब 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 बनता चला जाएगा। कन्या राशि के जातकों को लगातार आपने मेरे ही कार्यक्रमों में सदैव सुना, राशि से शनि पंचमस्थ, आपने जाना, आपने देखा, आपने महसूस किया, कष्ट शनिजन्य पीड़ा आप देखते ही रहे हैं। हालांकि अब उससे तो मुक्ति होने जा रही है, परंतु राहु केतु का जो संबंध अभी आपके भाग्य भाव से था, जो आपकी बहुत हद तक सेफ्टी कर रहा था, वो अब अष्टम में होगा। अष्टम भाव गुप्त भाव है, इस भाव से रिसर्च का भी विचार होता है। तो रिसर्च कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता, थोड़ी परेशानी। अब सवाल खड़ा होता है कि जब त्रिक भाव में ग्रह अच्छा, पाप ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं तो आपने तो सब बुरा ही कहा। असल में मैं सब सावधानियां आपको बता रहा था। अगर आप इन सावधानियों को समझ करके चलें तो यह आकस्मिक धन प्रदायक बनेगा। अब आकस्मिक धन होता कहां से है? तो आकस्मिक धन निसंदेह जुआ, सट्टा, लॉटरी से ही होता है। शेयर मार्केट से भी हो सकता है आकस्मिक धन लाभ हो। आकस्मिक धन लाभ तो होगा। काम एकाएक बनेंगे, जो काम कई दिनों से नहीं बन रहा था, आप लगातार प्रयत्न कर रहे थे, प्रयत्न के बावजूद आपको सफलता नहीं मिल रही थी, तभी एकाएक काम आपका बन जाएगा। यानी आकस्मिक घटनाएं घटित होंगी। राहु का जन्म कुंडली के लग्न और चंद्र में दोनों के आधार पर बता रहा हूं, ये तो आप जानते हैं। अष्टम से जब गोचर होगा तो सीधी सी बात है, इनकी दृष्टि व्यय पर, धन पर और चतुर्थ पर पड़ेगी। और ये चतुर्थ भाव है क्या? ये आपके सुखों का भाव है। इंसान अपने जीवन काल में बड़ी से बड़ी बुलंदी हासिल करता है तब जब उसके पीछे उसके अपने खड़े हों, अपना कहलाने वाला उसका परिवार खड़ा हो, उसके मित्र खड़े हों, उसके शुभ चिंतक खड़े हों। राहु का ये जो गोचर है आपके अपनों को ही आपसे दूर करने का काम करेगा। अब वो चाहे आपकी वाणी के कारण हो, आपके गलत खान पान, आपके स्वभाव के कारण हो, कारण कोई बने, लेकिन आपके जो अपने कहे जाने वाले लोग हैं वो ही किसी न किसी कारण से आपसे दूर होंगे। संभावना इस बात की भी है कि अगर आप गलत खान पान नहीं करते या गलत चाल चलन नहीं है आपका, तब तो फिर ये माता के स्वास्थ्य को कमजोर करेगा। आपकी माता के जोड़ों में दर्द, माता के नसों से संबंधित परेशानियों की संभावना, घर में कलह का वातावरण, व्यर्थ का वातावरण, दूसरों की बात में क्या होता है, कलह के पीछे भी कई बार तर्क आ जाता है कि आपके परिवार के जो बड़े सदस्य हैं, जो मुखिया हैं, वो दूसरों की बातों में आकर के और अपने घर के लिए निर्णय लेंगे जिसके चलते आपका अहित हो और सबका अहित हो, तो घर में एक कलहपूर्ण वातावरण संभव है। अब केतु पर आइए। अच्छा, एक बात आपको बता दूं कि जन्म कुंडली में ज्योतिषीय तर्क में अगर देखें तो द्वितीय के केतु को कारक कहा गया है। तो सीधी सी बात है, गोचर में भी ये रूल लागू होना चाहिए कि केतु कारक हैं, आकस्मिक धन लाभ कराएंगे। केतु की दृष्टि षष्ठ पर, केतु की दृष्टि अष्टम पर और केतु की दृष्टि दशम पर पड़ेगी। एक अच्छी सूचना है, कार्य क्षेत्र में अगर एक नौकरी चली जाए तो दूसरी नौकरी आपको मिलेगी। केतु यही तो करते हैं, एक जाए तो दूसरा दिला देते हैं, भ्रामक स्थिति उत्पन्न करके रखते हैं, तो ये प्लस पॉइंट आपके पक्ष में जाएगा। यानी एक नौकरी चल रही थी और नौकरी में कोई दिक्कत आ गई, जैसा मैंने कहा कि कोई समस्या हो, परेशानी हो, आपकी वाणी के कारण ही लोग बुरा माने, तो हो सकता है दिक्कत आए, लेकिन दूसरी नौकरी मिल जाएगी। एक अच्छी खबर राहु से भी आ रही है। अगर आप नौकरी में प्रमोशन इत्यादि करा करके अथवा किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे थे और विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील थे, ये काम आपका बन जाएगा। लेकिन इतनी सब बातों के बावजूद मैं मूल रूप से यही कहूंगा कि ज्यादातर पक्ष कन्या राशि के जातकों के कष्ट की तरफ ही जा रहा है। हालांकि अभी बहुत कुछ अभी बाकी है, आने वाले दिनों में अभी चर्चा गुरु की होगी। उनकी चर्चा जब हम करेंगे तो और भी बहुत हद तक समझेंगे कि गुरु आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, और मैं अंत में संभव है कि सभी ग्रहों का एक बार फिर से निष्कर्ष निकाल करके आपको दूंगा। लेकिन जो प्रथम दृष्टया राहु का प्रभाव दिख गया, अगर आपकी जन्म कुंडली में बाकी और कोई बुरी स्थिति न हो तब तो फिर ठीक है, अन्यथा राहु का यह गोचर आपको परेशान करेगा और आपको सावधान रहना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात नौकरी पेशा लोगों की करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको बहुत सचेत, सतर्क और सावधान होकर के काम करना पड़ेगा।
आपके पीठ पीछे आपकी चुगली की जाएगी, उच्चाधिकारियों को आपके खिलाफ कर दिया जाएगा, उच्चाधिकारियों से शत्रुवत व्यवहार की, आपके प्रति शत्रुवत व्यवहार की प्रबल संभावना है। और ये राहु के यहां होने से व्ययाधिक्य की स्थिति, व्यर्थ का खर्च, चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, दवा, कोर्ट कचहरी, इन सब चीजों पर व्यर्थ का खर्च। कोई भी अगर गैर कानूनी काम आपने किया तो आप फंस जाएंगे और फिर किसी न किसी मुसीबत में आपको पड़ना ही पड़ना है। तो जब ये सब परेशानी आएगी तो धन संचित नहीं होगा। सो धन संचित न होने के चलते भी परेशानी आएगी, तो यहां सतर्कता बरतनी है। अब व्यापारियों की बात करते हैं। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो यह राहु यात्रा करा करके लाभ तो देगा, लेकिन आपके पैसे फंसेंगे। हालांकि डूबेंगे नहीं, आकस्मिक रूप से लौट के आ जाएंगे, पर फिर भी जरूरत पड़ने पर पैसे फंस गए हैं, यहां ब्लॉक वहां ब्लॉक, चारों तरफ पैसे ब्लॉक। पर अगर आप प्रयत्न करते रहे तो आपको पैसे हाथ में मिल जाएंगे, देर सवेर ही सही। तो आपका काम तो चलेगा, लेकिन आपको भी बहुत ज्यादा संघर्ष और परेशान होना पड़ेगा। विद्यार्थी वर्ग, शिक्षा के क्षेत्र से कोई विशेष परेशानी तो नहीं, पर फिर भी मन भटकेगा, मन स्थिर नहीं रहेगा। जैसा मैंने कहा, रिसर्च फील्ड है ये, अष्टम से रिसर्च का विचार होता है, तो रिसर्च करे विद्यार्थियों के मन में तरह तरह की बातें। राहु क्या है? भ्रम है, तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेंगे, मन स्थिर नहीं रहने देंगे, एकाग्र नहीं रहने देंगे। और सबसे बड़ी संभावना है स्वास्थ्य, जिसमें गुप्त रोग इत्यादि की प्रबल संभावना। ये जो मेष राशि है, काल पुरुष की कुंडली में कहां पर होती है? यहां, सर। तो सर से संबंधित कोई ऐसी दबी हुई रोग या कोई ऐसी नसों से संबंधित परेशानी या कोई ऐसा सामान्यतः सिरदर्द ही हो रहा था, एकाएक कोई बड़ा रोग निकल जाएगा, तो आपको बहुत सतर्क, सचेष्ट और सावधान रहना है। 7 नंबर है काल पुरुष, ये कमर से नीचे के भागों की तरफ ही इशारा करता है। यहाँ केतु भी गुप्त रोग, जैसा मैंने कहा, आकस्मिक रोग इत्यादि दे देंगे और परेशानी की संभावना बनेगी। खान पान पर आपको बहुत ज्यादा नियंत्रण रखना है। तो ये तो सभी के लिए उत्पन्न होना चाहिए रोग, नहीं, आपके लिए उन्हीं भावों से संबंधित हुआ है, इसलिए आपको मैं ये सावधान कर रहा हूं कि आपको गुप्त रोग इत्यादि की प्रबल संभावना है, आपको सचेत सतर्क रहना होगा। खान पान के साथ साथ वाणी पर भी नियंत्रण बहुत ज्यादा रखिएगा। शत्रु बहुत हद तक बढ़ जाएंगे और आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये अलग बात है कि कोई भी शत्रु आपका कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं पाएगा। बिगाड़ अगर कोई सकता है इस गोचर काल के दौरान, तो वो ऑलरेडी आप हैं। आपकी गलत ख्वाहिशें, गलत कार्य, गलत संगति, गलत क्रियाकलाप ही आपको नुकसान पहुंचाएगा। अगर इन गलतियों को करने से आप बच जाएं तो बहुत हद तक इस गोचर को शांति से काट ले जाएंगे। मैं पुनः सावधान करना चाहता हूं, वाहन इत्यादि चलाते समय सावधान रहिएगा और स्वास्थ्य में तनिक भी परेशानी हो तो डॉक्टर से जाकर के संपर्क कर लीजिएगा। डॉक्टर को एक बार अवश्य ही दिखा लीजिएगा। उपाय आपको करना होगा। मैं जब मीन, लग्न और राशि की चर्चा करूंगा तब उस समय कुछ उपाय बताऊंगा, जिसे आप अवश्य ही देख लीजिएगा और उन उपायों को करिएगा ताकि इस गोचर काल के दौरान आप सुरक्षित हो सकें। प्रिय दर्शकों, आज पुनः 3 लग्न और राशियों की चर्चा पूर्ण हुई। हम अब इस प्रकार 6 लग्न और 6 राशि के जातकों के लिए राहु के इस गोचर काल को, जो कि 18 महीने चलने वाला है, जान चुके हैं। बाकी के 6 लग्न और राशियों की चर्चा आने वाले दिनों में होगी, जिसे हम पूर्ण करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।